हेलो बच्चों, चौहानिया एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम एडगेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं विषय सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत पाठ 7 देशी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना, इसके सारे प्रश्न उत्तर को हम हल करेंगे। यह जो है हमारा अतीत 3 से इन प्रश्नों को लिया गया है। पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 83 से इसके उत्तर जो है आप खोज सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, प्राच्यवादी किसे कहा गया है? इसके आंसर को हम जानेंगे। इससे पूर्व अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहेगी एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। हम देखेंगे प्रश्न 1, प्राच्यवादी किसे कहा गया है? तो उत्तर लिख देंगे बच्चों हम, एशिया की भाषा और संस्कृति का गठन ज्ञान रखने वाले लोगों को प्राच्यवादी कहा गया है। इस प्रकार से इसके उत्तर को लिख देंगे। इसके बाद प्रश्न 2 है, अंग्रेजों का सांस्कृतिक मिशन क्या था? इसका उत्तर लिखेंगे, वे मानते थे कि उन्हें देसी समाज को सभ्य बनाना है और उनके रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं को बदलना है। इसलिए अंग्रेजों का सांस्कृतिक मिशन यही था। प्रश्न 3 है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किसके द्वारा किया गया था? उत्तर लिख देंगे, जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया था। फिर इसके बाद है चौथा प्रश्न, अंग्रेजी भाषा सिखाने की ज़रूरत पर मैकाले ने जोर क्यों दिया? तो मैकाले के विवरण के आधार पर हम 1835 का अंग्रेजों का शिक्षा का अधिनियम पारित किया गया था। ये फैसला भी लिया गया था कि अंग्रेज को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाए और कलकत्ता मदरसे तथा बनारस संस्कृत कॉलेज जैसे प्राच्यवादी संस्थानों को प्रोत्साहन न किया जाए। इसके बाद प्रश्न 5वां है, जेम्स मिल की राय में देसी जनता का दिल किस प्रकार जीता जा सकता है? तो जेम्स मिल की राय थी कि अंग्रेज़ों को देसी जनता को खुश करने और उसका दिल जीतने के लिए जनता की इच्छा के हिसाब से या उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा ना ही देनी चाहिए। उनकी राय में शिक्षा के जरिए उपयोगी और व्यवहारिक चीज़ों का ज्ञान दिया जाना चाहिए। प्रश्न 6वां है, चार्ल्स वुड्स डिस्पैच में क्या संदेश लिखा है? तो इसमें भारत में लागू की जाने वाली शिक्षा नीति की रूपरेखा स्पष्ट करते हुए एक बार फिर दोहराया गया है कि प्राच्यवादी ज्ञान के स्थान पर यूरोपीय शिक्षा को अपनाने से कितने व्यवहारिक लाभ प्राप्त होंगे। के बाद प्रश्न 7वां है, 1830 के दशक में एडम के अनुसार बंगाल और बिहार की पाठशालाएं कैसी थी? तो इसका आंसर देखेंगे बच्चों हम, 1830 के दशक में स्कॉटलैंड से आए ईसाई प्रचारक विलियम एडम ने बंगाल और बिहार के ज़िलों का दौरा किया। कंपनी ने उन्हें देसी स्कूलों में शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा था। एडम ने पाया कि बंगाल और बिहार में 1 लाख से ज़्यादा पाठशालाएं हैं। ये बहुत छोटे छोटे केंद्र थे जिसमें आम तौर पर 20 से ज़्यादा विद्यार्थी नहीं होते थे। इसके बाद प्रश्न 8वां है। प्रश्न 8 में हम देखेंगे, 1854 के बाद कंपनी ने देशी शिक्षा व्यवस्था में सुधार हेतु क्या कदम उठाए? तो 1854 के बाद कंपनी ने देशी शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने का फैसला लिया। कंपनी का मानना था कि इसके लिए मौजूदा व्यवस्था के भीतर ही बदलाव किए जा सकते हैं। कंपनी एक नई दिनचर्या, नए नियमों और नियमित निरीक्षणों के जरिए पाठशालाओं को और व्यवस्थित करना चाहती थी। प्रश्न 9 है, महात्मा गांधी
उपनिवेशिक शिक्षा के पक्ष में क्यों नहीं थे? तो महात्मा गांधी का कहना था कि उपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया है। इसके प्रभाव में आकर यहाँ के लोग पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठ कर मानने लगे हैं और अपनी संस्कृति के प्रति उनका गौरव भाव नष्ट हो गया है। महात्मा गांधी जी ने कहा कि इस शिक्षा में विष भरा है, यह पाप पूर्ण है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 10वां, शांति निकेतन की स्थापना किसने और क्यों की थी? तो शांति निकेतन की स्थापना सन 1901 में रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। टैगोर का मानना था कि सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है, इसलिए उन्होंने कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर तक एक ग्रामीण परिवेश में अपना स्कूल खोलने का फैसला लिया था। तो इस प्रकार अध्याय 7 के देशी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना से संबंधित सारे प्रश्न इस वीडियो में हल किए गए हैं। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा हो। इसी तरह आने वाले वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।